सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब तक मोल कॉन्सेप्ट में हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और जिसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला के कॉन्सेप्ट तक पहुंचे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, देन atomic mass, molecular mass, moles, gram atomic mass, gram molecular mass, and finally empirical formula. So I hope कि आप मेरे एफर्ट से बेनिफिटेड होंगे और आगे और इसमें फिगर्स ऐड होते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की सेशन को, आज के लेक्चर को। आज हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के थ्रू हम सीखेंगे कि व्हेन रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, हाउ वी रिलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, how we carry out calculations related to amount of reactant and products. That is the main idea behind this laws of chemical combination. Conventionally, there are 5-6 laws used for correlation of reactant products in a chemical reaction, commonly known as laws of chemical combination. We are going to do all of them, but some of them are very important and they are mainly used for the major calculation, chemical calculation. So let's start. Have a firm determination. Nobody can defeat you. Once you have decided the things, you have accomplished the thing. So let's start. It's all decision and our firmness to the decision that we have to accomplish it. आगे बढ़ते हैं। सपने देख चुके हैं हम लोग, अब उसको साकार करना है केवल। So laws of chemical combination. Laws of chemical combination, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि we use laws of chemical combination for correlating the amount of reactants and products. तो सबसे पहले इसमें आता है फर्स्ट लॉ, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ मास। इसे लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबिलिटी, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबिलिटी, जिसे साइंटिस्ट एंटोइनो लावोजियर ने दिया था। इसका एक तो फॉर्मल स्टेटमेंट है जो कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पदार्थ को हम न तो बना सकते हैं और न उसका क्षय कर सकते हैं। ये बिल्कुल हिंदी में बोला मैंने। अकॉर्डिंग टू लावोजियर, द टोटल मास ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट and that apply to a chemical reaction also. It means in a chemical reaction
total mass remains constant. Total mass remains constant का मीनिंग क्या हुआ कि if we start with say 100 gram of reactants, then at the end the total mass will be 100 gram. That may be the mass of product only, or that may be the mass of product plus mass of reactant if left unreacted at all. But there will be a total of 100 gram, neither less nor more than that 100 gram. इसको हम रिएक्शंस में रख के देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स इन ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में ये कैसे काम करता है, जरा सा इसको हम देखते हैं. तो ये लॉ क्या कहा कि टोटल मास remains constant during the reaction. Total mass remains constant during the reaction. एक रिएक्शन में इसको हम अप्लाई करके देखते हैं. Let us see how it works in a chemical reaction. So suppose करो एक रिएक्शन हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ. हम सब जानते हैं एसिड बेस कंबाइंस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. तो यहां पे हमने लिखा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. जब भी किसी रिएक्शन को हम लिखते हैं तो सबसे पहले बिफोर वी प्रोसीड फर्दर फॉर एनीथिंग हम उसे बैलेंस करते हैं. बैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए. ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है और इस रिएक्शन में सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, इट्स अ बैलेंस. अगर हम इसके 40 ग्राम लेते हैं, 40 ग्राम, अब आपके मन में आ रहा होगा 40 क्यों लिया, कोई और मास क्यों नहीं लिया. इसके बारे में आगे पता चलेगा. अभी जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मास को हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर हम इसके 40 ग्राम ले लें और इसमें अगर हम 36.5 ग्राम HCl को मिलाएं, बिगनिंग में ये सब 0 था, देन एट द एंड अंत में क्या होगा, ये 0 हो जाएंगे एंड देयर विल बी हाउ मच 23 प्लस 35.5 23 प्लस 30 58.5 and 18. If we add them, it will be 76.5 gram, and we started also with 76.5 gram. That is law of constancy of mass, that in a chemical reaction, just a moment. In a chemical reaction, total mass remains constant. In this, the total mass of reactants have been converted into total mass of product. We can take one more example. Suppose if we have calcium carbonate. We all know that calcium carbonate decomposes on heating into calcium oxide and carbon dioxide. So if we heat it, it will decompose into calcium oxide solid and carbon dioxide gas.
suppose if we start with 100 gram of calcium carbonate, if we start with 100 gram of calcium carbonate, then at the end there will be 56 gram calcium oxide and 44 gram of carbon dioxide, and if we add them, it is 100 gram. So in a chemical reaction, total mass remains constant. Total mass does not change. That is called simply conservation of mass, indestructibility of matter, whatever you want to say. That appears to be very simple now, but that will play a very important role later. And we will be using it at so many places to make the calculation very simple. So now let us move to second law, that is law of definite proportion. Law of definite proportion or law of constant proportion also called. That is the second and the most important law. We will be using this the most, called law of definite proportion. Also called constant proportion. That's the same thing. This law was given by Joseph Louis Prost. जोसेफ लुइस प्रॉस्ट ने दिया था ये लॉ को. Then what is this law? Law of constant proportion or law of definite proportion states that in a chemical reaction, reactants combine in a fixed mass ratio. क्या कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एक फिक्स्ड मास रेशियो में कंबाइन करता है. इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने मिलाया किस रेशियो में है. सप्लाई करने के लिए तो आप फ्री हैं, आप चाहे जिस रेशियो में मिक्स कर दें, बट आपके रेशियो से रिएक्शन को कोई लेना देना नहीं है. रिएक्शन एक फिक्स्ड मास रेशियो में होगा. तो एक लाइन पहले लिख लेते हैं, और जैसा मैंने कहा कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द लॉज विल बी बैक टू दिस एंड विल बी डूइंग एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस ऑन दिस. what it states in a chemical reaction, reactants combine in a fixed mass ratio. Reactant combines in a fixed mass ratio irrespective of supplied mass ratio. अब इसे
अप्लाई करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। We'll be starting with a very simple, I can say one of the simplest reaction, that is a reaction of hydrogen with oxygen giving water. Now we are going to do some calculation on chemical equation. अब आज से याद रखना कि केमिकल इक्वेशन पे अगर कोई भी कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, चाहे वो इक्वेशन छोटा से छोटा ही क्यों ना हो। अनलेस अंटिल यू बैलेंस्ड इक्वेशन you will always be doing the wrong calculation. तो सबसे पहले आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। जैसे ही कोई आपको इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन आया, इक्वेशन लिखो और उसको बैलेंस करो, तभी आगे कुछ सोचना शुरू करो। सो लेट्स बैलेंस इट। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। नाउ इट इज बैलेंस्ड। एलिमेंट या कंपाउंड के पहले जो नंबर लगता है बैलेंसिंग के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट फर्स्ट टाइम, आप लोग जानते भी होंगे लेकिन फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रहा हूं आपके लिए, तो मैं एक बार जरा बता देता हूं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को। और ये इक्वेशन बता रहा है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water. अब नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड मोलर मास में रिलेशन आपको याद होगा। नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मोल को मास में कन्वर्ट करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा मास, और वो मास क्या होगा? 2 मोल्स हाइड्रोजन, H2 का मोलर मास 2, तो यह आ जाएगा 4 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम। 2 मोल ऑफ वाटर का मोलर मास 2 + 16 18 इंटू 2 36 ग्राम। ये वैसे भी कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल को भी वेरीफाई कर रहा है। देखो 4 + 32 36। अब अगर हम रिएक्टेंट्स के मास में एक रेशियो निकालें तो यहां पे रेशियो ऑफ मास क्या आ जाएगा? 432 1:8। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन ए फिक्स्ड 1:8 मास रेशियो। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। सो 2 ग्राम हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 24 ग्राम, 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन will combine with 40 ग्राम of oxygen and so on। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के मास रेशियो में कंबाइन करेगा वाटर बनाने के लिए। 1:8 के मास रेशियो में कंबाइन करेगा। मिलाने के लिए तो आप फ्री हैं, किसी भी रेशियो में मिला दें। आप 1:1 के रेशियो में मिला दें। रिएक्ट 1:8 के रेशियो में करेगा। आप 1:10 के रेशियो में मिला दें। रिएक्ट 1:8 के रेशियो में करेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज करो हमने
यहां पे सप्लाइड मास कुछ लिया इस तरह से, सपोज करो 2 ग्राम एंड 20 ग्राम सप्लाइड मास, यानी 1:10 के रेशियो में लिया। रिएक्ट तो 1:8 के रेशियो में करता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन combines with 8 ग्राम of oxygen, so 2 ग्राम of hydrogen. 2 ग्राम of hydrogen will combine with 16 ग्राम of oxygen. So this 2 will combine with 16 ग्राम of oxygen and 4 ग्राम oxygen will be left unreacted. One will form 9, so 2 will form 18 gram of water. So if we combine 2 gram of hydrogen with 20 gram of oxygen, 2 gram hydrogen will combine only with 16 gram of oxygen, giving 18 gram of water, and 4 gram oxygen will be left unreacted. That is law of definite proportion. That in a chemical reaction, reactants combine in a fixed mass ratio. No matter in what mass ratio reactants have been mixed, किस रेशियो में मिलाया गया उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक दो और कैलकुलेशन इस पे करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा है कि इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ। तो अभी इस पे एक दो और कैलकुलेशन, और जब सभी लॉ कंप्लीट कर लेंगे देन देयर विल बी वन सेशन कंप्लीटली ऑन कैलकुलेशन बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और बेटर यू से लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। Now suppose we have a question. What maximum mass of silver chloride can be formed by the action of 22.2 gram calcium chloride with excess of silver nitrate. Atomic mass of silver is 108. Calcium, you know, calcium is 40 and chlorine is 35.5. What is situation? We have been given the mass of calcium chloride and excess of silver nitrate. They will react to form AgCl. So our first step is to write the reaction and balance it. So let us write the reaction first. Reaction will be what? Calcium chloride plus silver nitrate will give AgCl plus calcium nitrate. Now what we do? First, balancing. So here we have 2 chlorine, here we have 1 chlorine, so put here 2. For 2 silver, 2. Now it is balanced. So 1 mole of this combines with 2 mole of this to give 2 mole of this and 1 mole of this. क्वेश्चन को समझेंगे ठीक से। हमारे पास कैल्शियम
क्लोराइड का मास गिवन है, कैल्शियम क्लोराइड का मास गिवन है, और कैल्शियम नाइट्रेट बोला गया है एक्सेस, यानी जितना चाहिए ले लो। सो 1 मोल ऑफ दिस, इसका मोलर मास देखते हैं। 1 मोल ऑफ दिस, व्हाट विल द मोलर मास? कैल्शियम 40 प्लस 71 2 क्लोरीन, so 111. So 111 gram of this will react with 2 mole of silver nitrate. This correspond to 1 mole of calcium chloride. 2 mole of silver nitrate. सिल्वर नाइट्रेट का मास यहां पे निकालने की जरूरत नहीं है। द रीजन बीइंग, इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल रिक्वायर्ड है, एक्सेस में है, यानी 2 मोल से ज्यादा ही है, तो इसको कैलकुलेशन में लाने की जरूरत नहीं है। So now we say that 1 mole of this, 111 gram of this will give 2 mole of this. अगर सिल्वर क्लोराइड का मास देखें तो AgCl हो जाएगा बच्चे what 108 and 35.5, it is 143.5. So 143.5 into 2, 287. We are concerned with this 2 mass only for solving this particular question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इन्हीं दोनों मास की रिक्वायरमेंट है कि इतना ग्राम इसका अगर है तो इतना मिलता है, तो 22.2 ग्राम से कितना मिलेगा, क्योंकि उसके लिए जितना सिल्वर नाइट्रेट रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर नाइट्रेट की चिंता नहीं करेंगे, उसकी कमी नहीं है। तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 111 gives 287, so 22.2 gram of this will give 287 divided by 111 into 22.2, इसके लिए डेसिमल के लिए नीचे 10 ले लो, so 111 so it is 28.7 into 2, 57.4 ग्राम AgCl, इतने सिल्वर क्लोराइड इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है या नहीं? बताओ भाई। सो लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, और अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक और देख लेते हैं, सपोज करो एक और कैलकुलेशन लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को यूज करके करते हैं। क्वेश्चन है what mass of PCl5 phosphorus pentachloride would form by the reaction of 10 gram phosphorus with excess of chlorine gas। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है। देखो इन सब में अभी एक्सेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। वो हम पढ़ेंगे, एक बार लॉज को कंप्लीट कर लेंगे तब उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कुछ सीखने लायक चीज है, तो उसको बीच में नहीं घुसेड़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पे व्हाइट फॉस्फोरस P4 टेट्रा एटॉमिक होता है, इसलिए P4 लिखा गया है। सो द क्वेश्चन इज दैट इफ वी
react phosphorus with chlorine to produce PCl5, then what mass of PCl5 will form if 10 gram of phosphorus is taken? क्या करेंगे फिर से हम लोग? सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो P4 और यहां पे 1 फास्फोरस है तो 4 लगा देते हैं। नाउ 4 into 5 20 क्लोरीन एटम, तो Cl2 है यहां पे, तो यहां पे 10 लगा देते हैं। नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो क्या कहेंगे? 1 mole of P4 will combine with 10 mole of chlorine. 10 mole। 1 mole P4 का मास क्या होगा? 31 into 4 एटम है, 4 एटम है फास्फोरस का, एक का 31 तो 4 का 31 into 4, so 124 ग्राम। 124 gram of this will react with 10 mole of Cl2. Cl2 is 71, so 10 into 71 710 gram to give 4 mole of PCl5। अब यहां पे देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज कर सकते हो। यहां पे PCl5 का मोलर मास निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको ऐड कर लो। हाउ मच इट विल बी? 71834 ग्राम। और इसको वैसे भी चेक कर सकते हो कि 834 आ रहा है कि नहीं। देखो PCl5 का मास 208.5 हो जाएगा, 31 प्लस 35.5 इंटू 5 208.5 हो जाएगा। और 208.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। 208 इंटू 4 832 और 2 834 आ गया ना। अब क्वेश्चन है कि 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस एंड एक्सेस ऑफ दिस 124 के लिए 710 चाहिए, तो 10 के लिए जितना भी चाहिए उससे ज्यादा ही है, यानी कि ये 10 ग्राम पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो रिलेशन कहां से लेंगे? यहां से और यहां कि 124 gives 834, so 10 will give how much? 834 divided by 124 into 10। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जरा सा मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 8340 डिवाइडेड बाय 124, एट 8340 डिवाइडेड बाय 124। $67.25। It is 67.25 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से केमिकल इक्वेशन पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। केमिकल इक्वेशन पे कैलकुलेशन के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के मोल्स को पहले रिलेट करना है और उनके मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे और वो मास में रिलेशन दे देगा। फिर जिसकी मास से जिसको रिलेट करना है सिंपल यूनिटरी मेथड से हम रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
थर्ड लॉ पे, जैसा मैंने आपको कहा है, पहले हम लॉज को समझेंगे। थर्ड लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसे डाल्टन्स ने दिया था, तो ये डाल्टन्स लॉ से आता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ही एक पार्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे एक उसके डिडक्शन होंगे। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई कहां होता है, सबसे पहले तो हम ये जाने। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाइज वेयर सेम सेट ऑफ रिएजेंट्स, सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स react differently under different condition giving different products। reagents तो सेम है लेकिन रिएक्शन कंडीशन अलग है, तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करके अलग प्रोडक्ट्स दे रहा हो, वहां पे ये लॉ अप्लाई होता है। क्या कहता है ये लॉ? ये कहता है कि डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट combining with fixed mass of other element bears a simple whole number ratio। कुछ नहीं पता चला होगा, मैं पहले लिखता हूं फिर इसकी वर्किंग करके दिखाऊंगा, तब कुछ पता चलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो। कहता है डिफरेंट masses of one element combining with fixed mass of other element bears a simple whole number ratio। सिंपल होल नंबर रेशियो, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसको समझने के लिए बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर कार्बन को एक खास कंडीशन में रिएक्ट करें ऑक्सीजन से, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, और वही कार्बन दूसरे कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इन दोनों रिएक्शन में रिएजेंट तो सेम है, कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन डिफरेंट कंडीशन में वो डिफरेंटली रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर उनमें से एक का मास फिक्स रखें दोनों रिएक्शन में, मान लो दोनों में हमने कार्बन का मास फिक्स रखा, कार्बन का आपको पता है कि यहाँ पे इसके 1 मोल इसके 0.5 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग मास में चेंज कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन का मास 12 ग्राम, यहाँ भी 12 ग्राम। 0.5 मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम। अब देखो, एक का मास फिक्स कर लिया 12 ग्राम, तो उसके लिए जो दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास हैं 16 एंड 32, 16 32, उनमें एक सिंपल रेशियो है 1:2 का। different masses of one element, different masses of one element, different mass 16 gram 32 gram of one element oxygen combining with fixed mass 12 gram fixed mass of other element bears a simple whole number ratio। I think अब कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को।
सो दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कुछ और एग्जाम्पल में इसको अप्लाई करते हैं पहले। लेट अस अप्लाई इट इन वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हम सब जानते हैं कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड भी बनाता है और फेरिक ऑक्साइड भी बनाता है। तो अगर हम रिएक्शन लिखें आयरन का ऑक्सीजन के साथ, तो इन वन कंडीशन इट रिएक्ट टू गिव FeO. Similarly, in a different condition, iron reacts with oxygen to give Fe2O3. इसके लिए यहां पे बैलेंस कर दो, 2 और 3/2 लगा दो। Now both the reactions are balanced. अब फर्स्ट रिएक्शन को पहले देखो। 1 mole of iron combining with half mole of oxygen. So 1 mole of iron will weigh how much? 56 gram, which is molar mass of iron. Half mole of oxygen will weigh how much? 1/2 into 32, 16 gram. Now come to the second reaction. 2 mole of iron, 2 mole combining with 3/2 mole. So if we convert it into mass, it will be 2 into 56. How much it will be? 3/2 into 32. So it is 1648. Now fixed mass of one, fixed mass of iron 56 in both. 2 into 56 combines with 48, so 56 will combine with 24. Now mass of iron is fixed in both, mass of oxygen is different, and between the mass of oxygen 16 and 24 we have a ratio of 2:3. 8 2 जा 16, 8 3 जा 24. Different masses of oxygen 16 gram, 24 gram have a simple whole number ratio when combining with fixed mass of iron. That is called the law of multiple proportion, right? So law of multiple proportion is this. आगे बढ़ते हैं। Then comes law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportion और law of inverse proportion भी कहा जाता है उसको। So let us see. This is the fourth law, law of reciprocal proportion. This is more complicated in language, but very rarely used in chemical calculation. But है हमारे NCERT बुक में, तो एक बार जरा सुन लेते हैं। This law was given by Richter. साइंटिस्ट का नाम था रीचर, जिन्होंने इस लॉ को दिया था। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि different elements combines in the same mass ratio in which they combine with fixed mass of a third element. Two elements combine in the same mass ratio in which they combine with fixed mass of a third element. और abstract हो गया, देखते हैं जरा
क्या कह रहा है ये लॉ? पहले हम इसको जरा लिख लेते हैं तो बेहतर होगा। ये कहता है डिफरेंट एलिमेंट्स combines in the same mass ratio in which they combine with the fixed mass of a third element. It's very abstract, और इसलिए जब तक इसको एग्जाम्पल में हम नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल में लेके देखते हैं कि क्या कह रहा है ये लॉ। सपोज करो एक रिएक्शन लिखते हैं, कार्बन कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू गिव मीथेन, और इसी तरह से एक और रिएक्शन लिखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों रिएक्शन में कार्बन के मास को फिक्स रखते हैं और देखते हैं कि उस फिक्स मास के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होता है। लेकिन वो सब करने से पहले इसको बैलेंस करना है। तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पे 2 आ जाएगा, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। 1 मोल ऑफ कार्बन, अब तक आप समझ गए होंगे, तो मैं डायरेक्ट मास लिख सकता हूं। 1 मोल ऑफ कार्बन का मास 12 ग्राम, 12 ग्राम, तो दोनों में कार्बन का मास हमने 12 ग्राम ले लिया। अब उसके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करो। 1 मोल ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना? 2 × 2 4 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन combines with 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हाउ मच? 32 ग्राम। इन दोनों में कार्बन का मास हमने फिक्स रखा है। इसके बाद अब एक रिएक्शन लिखो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्मिंग वाटर। हाइड्रोजन कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर। बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। सो 2 मोल मीन्स 4 ग्राम, 1 मोल 32 ग्राम। What is the ratio here? 1:8. What is the ratio here between hydrogen and oxygen? 432, 1:8. That is the law of reciprocal proportion. Once again, करा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी मास रेशियो में कंबाइन करेंगे जिस मास रेशियो में वो कंबाइन करते हैं विद द फिक्स्ड मास ऑफ ए थर्ड एलिमेंट। Different elements combine in the same mass ratio in which they combine with the fixed mass of a third element. रीचर ने दिया था, इसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं, लेकिन ये सब ऑनेस्टली स्पीकिंग एक खाना पूरी है, एनसीईआरटी में है, और इसलिए इसको जानना थोड़ा जरूरी है। और अब जो पैटर्न डे बाय डे बदल रहा है तो आपको मालूम है कि उसके लिए एनटीए को ढेर सारे क्वेश्चंस चाहिए होंगे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन चाहिए होंगे। इसी बार जेईई मेंस 4 साइकिल में होगा, 4 हर साइकिल में 8 पेपर होते हैं, तो 32 पेपर्स उनको चाहिए होगा। तो क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? यही सब होगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है वगैरह वगैरह। मीन्स एवरी बिट ऑफ द केमिस्ट्री आपको मालूम करना होगा। यू कैन नॉट बी सेलेक्टिव, यू हैव टू बी वेरी ब्रॉड in your knowledge, then only you can perform better. तो ये था law of reciprocal proportion। इसके बाद लास्ट एक इसमें देखेंगे 5th, जिसे हम
लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कहते हैं। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सपोज करो हम एक रिएक्शन लिखते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स गैसेज हों, रिएक्टेंट्स गैसेज हों, जैसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन, both are gas at room temperature, giving carbon dioxide which is gas, but अगर रूम टेम्परेचर है तो वाटर लिक्विड होगा। बैलेंस करते हैं इसको, 1 कार्बन ऑलरेडी बैलेंस, 4 हाइड्रोजन, 2H2O, इसको लिक्विड लिया है हमने, 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, सो 2O2। अगर हम मोल में इसको डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 मोल्स। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहता है कि किसी रिएक्शन में गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो उनके मोल के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि जिस रेशियो में मोल है उसी रेशियो में वॉल्यूम होगा, बट ओनली फॉर द गैसेस। मैं लिखता हूं इसको पहले। इन ए रिएक्शन वॉल्यूम रेशियो ऑफ गैसेस आर same as their moles ratio। अब इसमें गैसेस कौन से हैं? मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इनके वॉल्यूम में भी यही रेशियो होगा, लेकिन यहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैस पे अप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ 1 मोल ऑफ दिस कंबाइंस विद 2 मोल ऑफ दिस, वी कैन से 10 लीटर ऑफ दिस विल कंबाइन विद 20 लीटर ऑफ दिस। मोल का रेशियो 1:2, वॉल्यूम का रेशियो भी 1:2 होगा। सो 1 मोल कंबाइंस विद 2 मोल टू गिव 1 मोल। 1 liter will combine with 2 liter to give 1 liter. 10 liter will combine with 20 liter to give 10 liter. 10 liter. 1 gives 1, so 10 liter will give 10. But we cannot say it will be 20 liter. Water 20 liter नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेज पे अप्लाई होंगे। ये बात समझ में आया आप सबको? तो ये थे 5 लॉज। एक और होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लेकिन उसे अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको जब तक इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना नहीं सीखेंगे तब तक हम उसे नहीं कर सकते हैं। तो वो एक सेपरेट टॉपिक होगा, वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक होगा इसी चैप्टर में आगे। तो उसको अभी हम छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। तो ये था आपका 7th लेक्चर। 7th ही था ना? ये था लेक्चर नंबर 7। अगले लेक्चर में, अगले क्लास में हम इसी पे कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें एक न्यू एंड चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, और उसे यूज करके हम केमिकल कैलकुलेशन करेंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर लेंगे कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें मोलैरिटी ये सब आएगा।
So that's all for this lecture. See you in the next lecture. Thank you.